ओके, कैसे हैं आप लोग? जैसे वो क्या नाम है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो यदि अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा। वैसे भी ये एजुकेशन चैनल है, इसको उतना पब्लिसिटी मिलता नहीं है और बड़ा मेहनत से बनता है। तो खैर, ये आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आगे चलते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। अर्थक्वेक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में फिफ्थ पेपर जो है सेकेंड ईयर का, वो है इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस, और उसकी सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट दोनों ही में प्रिडिक्शन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में है। अक्सर ये एग्ज़ाम में आते भी रहते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जैसा लिखा हुआ है इसमें, और मैं यही सब हूँ। इसको तो आप सब जानते ही होंगे। आगे चलते हैं, सीधे मुद्दे की बात। कंटेंट क्या है? आज जो हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उसका नाम है अर्थक्वेक है। इसमें कुछ शब्दावलियाँ होंगी जिनको टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। कुछ कारण होगा इसके आने का, कैसे नापेंगे, यही सब। मिटिगेट कैसे, बचाव कैसे करेंगे, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसकी टॉक का जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो यही सब के बारे में हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक। हिंदी में इसको जो है भूकंप भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे भूडोल भी बोलते हैं। और जो है पौराणिक जो है मान्यताओं के अनुसार जो धरती है वो शेषनाग के फन पे है, और ये पूरा का पूरा उसके मूवमेंट पे निर्भर करता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि धरती की सतह का, ध्यान रखिएगा, सतह, क्रस्ट, धरती के क्रस्ट का हिलना भूकंप या अर्थक्वेक कहलाता है। अब ये धरती का जो क्रस्ट है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये क्रस्ट ऐसा नहीं है कि आप समुंदर है तो वो क्रस्ट नहीं है। समुद्र भी इसी क्रस्ट पे है। समुंदर, पहाड़, अमिताभ बच्चन है, डोनाल्ड ट्रंप, जीपिंग, सब लोग ये क्रस्ट पे हैं, सारे के सारे। ये जितने हम हैं, आप हैं, ये मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़, ये सब क्रस्ट पे खड़ा रहता है। बड़ी बड़ी नाव, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सब क्रस्ट पे है। अब सोचिए अर्थ की क्रस्ट का थिकनेस। खैर वो आप सोचते रहिए, कुछ होमवर्क है आपका। आगे चलते हैं। आगे है कि भाई अब अर्थ का क्रस्ट हिला, तो हिलने पर जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको हम अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, मेजर 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। पहला है फोकस। जैसा कि इसका नाम वैसा इसका काम। फोकस मतलब केंद्र। केंद्र मतलब वह पॉइंट जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है। दूसरा है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर मतलब कि सेंटर के, फोकस के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर। मतलब अभी आप मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं, अगर बैठ के सुन रहे हैं, तो अगर भूकंप मान लीजिए कि आपके पैर के पास आ रहा है, और पैर का जो है आपका जो दोनों पंजे हैं वो उसके केंद्र हुए, फोकस हुआ, जिसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसके ठीक ऊपर सीधे में एकदम परपेंडिकुलर आप चले, तो जब आप उस केंद्र से धरती के बाहर निकलेंगे, सरफेस पे आएंगे, सतह पे आएंगे, तो वो बिंदु ईपी सेंटर कहलाता है, परपेंडिकुलर टू द फोकस। अभी आगे फोटो भी है, उसको भी हम देखेंगे। बिना फोटो के इसको समझाना भी कठिन है, और वो क्या कहते हैं कि पढ़ाना भी जरूरी है। तो 3 तरीके के वेव होते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी, जो भी सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक, कोई घबराने की बात नहीं, कोई नया टर्म नहीं।
सिस्मिक एक्टिविटी एज पर सिस्मोलॉजी, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस वाले यहाँ भी जाते हैं। शायद ही कोई कोना बचा हो जिसमें इन्वायरमेंट साइंस के लोग एलिजिबल ना हो, IITs तक में है। तो अब ये जो सिस्मिक है, अब सिस्मिक वेव को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है P वेव, दूसरा है S वेव और तीसरा है L वेव। PSLV भी है एक ठो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं उसको। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी बताया कि फोकस या हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर को आपको मैं यहाँ पे अपने इस मार्कर से दिखाता हूँ। ये हो गया फोकस, ये जो केंद्र आपको दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही जलेबी की तरह मैंने बना दिया है। रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खूबसूरत नहीं है। तो अब ये जो पॉइंट हुआ, ये हो गया आपका केंद्र, इसको कहेंगे हम फोकस। ये हो गया फोकस, और फोकस के ठीक ऊपर हो गया ये पॉइंट एपिसेंटर। फोकस और एपिसेंटर फोकस के ठीक परपेंडिकुलर में है, देखिए ठीक परपेंडिकुलर। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या एपिसेंटर दाएं और बाएं भी हो सकता है फोकस के? भाई बुद्धिमान बहुत लोग हैं, पूछ सकते हैं। जी नहीं, फोकस के ठीक परपेंडिकुलर जो पॉइंट बनेगा उसी को कहते हैं एपिसेंटर। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम बात करते हैं पी वेव। पी वेव प्राइमरी वेव होती है। प्राइमरी वेव वो पहली वेव होती है जो कि फोकस के पॉइंट पर जनरेट होती है। पहली वेव बहुत तेज होता है इसका वेवलेंथ स्पीड इसकी बहुत हाई होती है। सॉलिड में होने के बाद भी, चूंकि अर्थ क्रस्ट कॉम्पैक्ट है ना, तो सॉलिड में होने के बाद भी ये वेव जो है बहुत तेजी से रिलीज होती है, तो इसको हम कहते हैं पी वेव। ये एक इक्वेशन है उसके लिए पी वेव का। ये देखिए, देख रहे हैं? अब वो केंद्र से, ये देखिए सेंटर से, आप इस फिगर को देखें, थोड़ा सा क्लियर होगा। ये सेंटर, अब यहाँ पे कल्पना करिए कि ये आप फोकस पे खड़े हैं। अब ये वेव जनरेट हो रही है और ये देखिए तेजी से फोकस से निकलेगी बाहर, तो इसको हम पी वेव कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। फिर आइए एस वेव। एस वेव जो है ये जिस माध्यम से गुजरती है उस माध्यम के प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। समझिएगा, प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। और ये जैसे ऊपर आई, सतह पर मूव करना शुरू की, तो जब सतह पे मूव करेगी क्रस्ट के, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल साइज लूजली बाउंड होता है। पहला मूवमेंट उसका उधर ही होता है। हालांकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। अगर कोई चीज सतह पर निकली तो सतह पर लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है। ये देखिए, ये क्रस्ट ट्रफ बनाते हुए चलती है। क्रस्ट ट्रफ इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाता है। ये देख रहे हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। फिर आते हैं एल वेव। एल वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसको लव वेव भी कहा जाता है, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं। इनका मूवमेंट बहुत ही माने स्लो होता है। ये आफ्टर शॉक भी महसूस किया जाता है इनको। ये एल वेव में आते हैं। जैसे भूकंप आया था, तो भूकंप के बाद से भूकंप तो निकल गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक आफ्टर शॉक महसूस हुआ, वो ये है एल वेव। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पर। अब भाई कारण क्या है? तो 2 कारण होते हैं।
अर्थक्वेक के। जैसे कि कहते हैं ना कि दो ही बातें हो सकती हैं, तेरे इकरार और इनकार की। तो यहाँ पे भी दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण प्रकृति और दूसरा कारण ह्यूमन में, हम लोग। अब प्रकृति कैसे इम्पैक्ट डालती है, प्रकृति नेचर का कैसे इम्पैक्ट होता है, नेचुरल कैसे अर्थक्वेक होता है। देखिए, अर्थक्वेक बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है, और कोई फिनोमिना डिजास्टर तब बन जाता है जब उसमें अर्थ मतलब वहाँ पे ये है धन 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 का नुकसान, जान का नुकसान, जानो माल का नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ्स का, तो उसको हम डिजास्टर की श्रेणी में रख देते हैं। काजेज ऑफ अर्थक्वेक में आइए, नेचुरल काजेज में 2, 3, 4 काज दिए गए हैं मुख्य। पहला नेचुरल काज है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो भाई टेक्टोनिक प्लेट के बारे में एक छोटी जानकारी दे दें, इसके बाद एक पावर पॉइंट अलग से हम बनाएंगे इन सबों पे। तो टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं वो बेसिकली हमारा पूरा जो धरती है वो टेक्टोनिक प्लेट पे बसा है। धरती का कोई ऐसा सतही कोना नहीं है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट ना हो। अब ये टेक्टोनिक प्लेट एस्थेनोस्फीयर पे तैरते हैं। ठीक उसी तरह आप एक बड़ा सा भगोना ले लीजिए, उसमें थर्माकोल के 7 टुकड़े डाल दीजिए, तो समझ लीजिए ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, और जो पानी उसमें भरिए भगोने में, तो उसको समझ लीजिए कि वो मोल्टन मैग्मा या लावा है जिसके ऊपर वो तैर रहे हैं। ठीक है, समुंदर वमुंदर सब उसी प्लेट पे फंसा है। तो 3 तरीके का मूवमेंट होता है। पहला है डाइवर्जेंट मूवमेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट मूवमेंट, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट मतलब कि 2 प्लेटों को देख रहे होंगे आप, लाल निशान एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ये दूरी जो है, ये दूर होना 2 प्लेटों का, ये समुद्र के अंदर दर्रे और वैलीज का निर्माण करने के लिए डिजाइन होती है। दूसरा होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट मतलब कि एक प्लेट नीचे है, एक प्लेट ऊपर है, अब एक दूसरे को दबाते हुए चढ़ रहा है ऊपर। यहाँ पे माउंटेन बनते हैं पहाड़ों पे, वैलीज, वैली ऑफ फ्लावर, वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ हैं, लद्दाख के पहाड़, हिमालय, काजीरंगा, केटू, ये सारे के सारे जितने भी पहाड़ हैं, एप्स, एडीज, अरावलीज, कोई भी पहाड़ ले लीजिए आप, सब कन्वर्जेंट से बनते हैं। दूसरा कन्वर्जेंट हो गया, तो तीसरा है अब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या है? ट्रांसफॉर्म मूवमेंट जो है ऐसे 2 प्लेट आपस में रगड़ते हुए परस्पर पैरेलल बढ़ जाती हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट से कोई भी कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पे भी मैं बना रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट पे भी वीडियो। तो ये कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल यही समझा देता हूँ। पहले पूरी की पूरी धरती पे जितना कॉन्टिनेंट था ये सब एक में जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये अपार्ट हो गया, अलग अलग हो गया। अफ्रीका से आया इंडिया, गोड्सवाना से आके हिमालयन रेंज का निर्माण करता है। इसीलिए भारत में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वैरायटीज़ के, ठीक है, अलग अलग नेचर के भी। तीसरा है कॉस्मिक एक्टिविटी। कॉस्मिक एक्टिविटी क्या है कि कोई भी उल्का पिंड, कोई भी उल्का पिंड अगर हमारे धरती पर गिरती है तो उससे होने वाला डिजास्टर जो है एस्टेरॉयड कोलिजन है। तो ये सारे के सारे कॉस्मिक एक्टिविटी में आते हैं। चौथा है फ्रैक्चरिंग एंड फॉल्ट। फॉल्ट लाइन का अचानक से टूट जाना, ये कन्वर्जेंट में होगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट में यही फ्रैक्चरिंग होता है। फिर इसके बाद से आप आइए, जो ज्वालामुखी हैं वो भी एक कॉज माने गए हैं, क्योंकि ज्वालामुखी में नीचे जो मैग्मा होता है ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो प्लेट्स को तोड़ता हुआ बढ़ता है टेम्परेचर, और तोड़ने के बाद से इसमें से जो है आपका
भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी माने मैन मेड एक्टिविटी, ह्यूमन कैसे कॉज करता है इस तरह के गतिविधियों को, कैसे ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है कि इंजेक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी या पेट्रोलियम की माइनिंग कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, पता चला आप फॉल्ट लाइन पे ही पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो आपने क्या किया कि जो भी कन्वर्जेंट मूवमेंट है इसको तोड़ दिया, या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के प्लेट पे आपने इम्पैक्ट डाला तो वहाँ टूट गया। अब देखिए जो कन्वर्जेंट मूवमेंट बाउंड्री है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। इंडोनेशिया सुमात्रा में कुछ साल पहले आया हुआ महासुनामी जो है वो इसी मेगा थ्रस्ट का नतीजा है, क्योंकि मेगा थ्रस्ट का निर्माण कन्वर्जेंट बाउंड्री में ही होता है और अचानक से ये फॉल्ट लाइन टूट गई, कई किलोमीटर नीचे समुद्र के लंबी दीवार खड़ी हो गई और उससे जो सुनामी उत्पन्न हुई वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन के उभरी। तो ये फॉल्ट लाइन का डैमेज होना। दूसरा है न्यूक्लियर टेस्टिंग, अंडरग्राउंड आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, उस समय भी अर्थक्वेक के झटके देखे जाते हैं। डीप माइनिंग, अब खोदते खोदते आप जो है गोल्ड और चांदी और सोने के चक्कर में घुस गए, आप धरती के फॉल्ट लाइन को कमज़ोर कर दिए। अब कमज़ोर कर दिए, डायनामाइट से विस्फोट किए, पता चला फॉल्ट लाइन उड़ गया। तो ये एक्टिविटी भी घातक है, आपको पता नहीं चलेगा पर वो एक्टिविटी वो नुकसान कर जाएगी। अपना कोलेटरल डैमेज के लिए डिज़ाइंड है। लार्ज डैम रिजर्वायर जैसे टेहरी डैम है, टेहरी डैम घटिया क्वालिटी का EIA किए, पैसा लेकर EIA हो गया हवा में कागज़ पे, क्योंकि अब तो इन्वायरमेंट कोई भी पढ़ा ले रहा है ना, तो EIA हो गया। अब EIA हो जाने के बाद से बताया गया कि वो फॉल्ट लाइन सही है। अब डैम के पीछे जो पानी स्टोर होता है वो एक बहुत ही नाजुक फॉल्ट लाइन पर स्टोर हुआ और नतीजा कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो डैम का फॉल्ट लाइन पर होना जो है ये दिक्कत का विषय है। ये आप देख रहे हैं जो स्लाइड, इसमें अलग अलग बाउंड्री मूवमेंट्स के बारे, उसी को जो मैं पीछे आगे बताया हूँ अभी उसी को एलेबोरेट किया हूँ कि जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी, मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे को रगड़ते हुए आगे बढ़ेंगी तो क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा। जब दो प्लेट्स अलग होंगी तो उस समय मिड कॉन्टिनेंटल रिजिड का निर्माण होता है। और इसी तरह जब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होगा जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो है कन्वर्जेंट मूवमेंट में दिखा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ रही हैं, तो वो ये देखिए आप एक यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इसको आप गौर से देखिए, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर प्लेट यहाँ पे चढ़ रही हैं। तो इससे मेगा थ्रस्ट का निर्माण होता है जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में हुआ। ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है। अगर हम पूरे धरती को 7 भागों में बांट दें, माने 7 कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट से अगर हम एक प्लेट निकालें तो अमूमन 2 से 3 प्लेट हर कॉन्टिनेंट से गुजरेंगी। इस हिसाब से 7 मेजर प्लेट्स को 14 माइनर प्लेट्स के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ये 7 × 2 × 14 14 मेजर जो है प्लेट्स हो जाते हैं ऑल ओवर अर्थ, 14 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आते हैं कि इसको नापें कैसे। भाई कड़ू तेल किलो में तो नापेंगे नहीं, लीटर में नापेंगे। आलू को लीटर में नापेंगे नहीं, किलो में नापेंगे। उसी तरह इसको भी किसी चीज़ में नापेंगे, जैसे साउंड को नाप रहे होंगे डेसिबल में, ओजोन को नापते हैं डॉप्सन में, कलर को नापते हैं हेजान में। तो अब अर्थक्वेक को कैसे नापेंगे, तो 2 स्केल अलग अलग दिए गए। दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं मार्सिली और रिश्टर। ये दोनों ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया खोज की। मार्सिली और रिश्टर ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये स्केल रखा गया है। आइए चलते हैं। मार्सिली स्केल क्या करता है। मार्सिली स्केल का देखिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मार्सिली स्केल इंटेंसिटी स्केल है। ये इंटेंसिटी को मॉनिटर करता है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्जाम्स में आते हैं, इंटेंसिटी को मॉनिटर करता है। इंटेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट। अब रिश्टर पे आइए। रिश्टर को क्या करता है, रिश्टर देखिए मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है।
मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड लिखा जाता है नंबर पे। 2 दशमलव का रिश्टर स्केल भूकंप आया। अब ये एडवांस है, यही चल रहा है आजकल, ट्रेंड में है। जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस आजकल ट्रेंड में विषय है, हर जगह इसी पे फोकस है, उसी तरह इस समय रिश्टर पे ही फोकस है। ये रिश्टर स्केल का एक मॉडल है जो मैंने गूगल से लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज, भी आप देख रहे होंगे मैग्नीट्यूड पे। 8 से ज़्यादा का भूकंप जो होता है वो ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा, और ऐसे भूकंप साल भर में एक बार आते हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में, तो वो है मैग्नीट्यूड, जो कि वेव जो आपका है कितने प्रभाव का रहा पॉइंट्स में, जो अभी अपने मेरे रजिस्टर में पढ़ा। डिस्टेंस कितने अंदर के लगते हैं, न्यूज़ में देखते हैं 2 किलोमीटर नीचे का भूकंप स्थल, 6 किलोमीटर नीचे, 7 किलोमीटर नीचे, ये क्या है। और ईपी सेंटर से उसकी दूरी बताते हैं, फोकस से ईपी सेंटर की दूरी बताते हैं, वो डिस्टेंस। और तीसरा लोकल सॉइल एंड बेड रॉक, माने जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अगर कॉम्पैक्ट सॉइल है तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर लूज सॉइल है तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नदियाँ जो होती हैं वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2 बोगी के, रेलवे के बोगी के बीच में बड़े बड़े 2-2 सॉकर लगे रहते हैं, तो जब उनको जोड़ा जाता है तो सॉकर उस पर दोनों बम्प करते हैं ताकि झटका न लगे। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं नदियाँ। फ्लूइड डायनेमिक्स का नियम लगता है यहाँ पे। फिर इसके बाद से बिल्डिंग कोड एंड मटेरियल, बिल्डिंग के जो अब आप बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उनके मटेरियल्स का क्वालिटी क्या है। अब ये नहीं कि चालू बना दिए बिल्डिंग, पता चला कि छप्पर खड़ा है, बिल्डिंग ढह गया, ये भी तो हो सकता है। ये मटेरियल पे डिपेंड होता है। मैंने कई बार देखा है ऐसे, भूकंप आया, कई सीन में देखा हूँ मैंने कि जो है भूकंप आया और बड़ी बिल्डिंगें ढह गई हैं और बगल में मड़ई है वो खड़ी है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मड़ई में चले जाएं, हमको उसी को कंक्रीट स्ट्रक्चर को और बिल्ड करना है, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होगा, डैमेज ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का और मॉन्यूमेंट्स का जो है ख़त्म हो गई इसी के चक्कर में अर्थक्वेक के। डैमेज ऑफ टाउन्स बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में आया था, लॉस एंजलिस में भी आया था, चाइना में आया था, जापान में आया था, इंडिया में आपका आया था, भुज गुजरात। वो तो इतिहास है। ह्यूमन की लाइफ का लॉस था। फिर डिफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, आग लग जाना, फायर फाइट होना ही होना है। भूकंप से जो है लैंडस्लाइड होता है, उत्तराखंड उत्तरकाशी में आया हुआ, केदारनाथ वाला, कई सारी पिक्चरें भी बन गई। फ्लैश फ्लड हुआ था उस दौरान। सुनामी का आप देख ही रहे हैं कि मेगा थ्रस्ट से आया था। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, इंडोनेशिया, सुमात्रा। प्रिडिक्शन, अभी तो नाप रहे थे, फिर क्या क्या होगा ये समझ रहे थे। अब आइए देखते हैं प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। देखिए, जो मैंने यहाँ पे रखा है प्रिडिक्शन का, वो 6 मेजर पॉइंट है। 6 मेजर पॉइंट में पहला मेजर पॉइंट आता है प्रिडिक्शन के लिए कि थर्मल और इंफ्रारेड सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करना। जैसे सेंटिनल डेटा है या अलग अलग सैटेलाइट डेटा है, या आपका ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल है, उसका अध्ययन करना। थर्मल में आपका कई जगह पे हीमावेरी का भी प्रयोग होता है। इनसैट पोलर सैटेलाइट डेटा का भी इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद से एनालिसिस ऑफ अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी एंड वेरी लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का स्टडी करना। ये जो आप देख रहे हैं VLF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, ये हाथी के कान रीड करते हैं। हाथी के कान, सांप के कान, इसको रीड करने के लिए डिजाइंड है। ह्यूमन ईयर नहीं रीड कर पाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक का चेंज हो जाना, जो आपका मैग्नेटिज्म है, जियो मैग्नेटिज्म, वो चेंज होता है रॉक का। रेडॉन गैस का रिलीज होना, हमारे रेडॉन चूँकि जो है ट्रेस एलिमेंट्स में है
और ये गैस फॉर्म में रिलीज़ होती है ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर में या कुएं के पानी में रेडॉन कंसंट्रेशन रिलीज होता है। भुज में आया था तो पानी नीला हो गया था, लोगों का अरे वाह दैविक वो हो गया है और दैविक जल मान लिए थे, जबकि उसमें रेडॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया था। एक रेडियो एक्टिव गैस है ये, एलिमेंट के साथ गैसियस कम्बिनेशन में। फिर इसके बाद से इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी ऑफ द अर्थ का चेंज होना, माने हमारे दोनों ध्रुवों पे जो इलेक्ट्रिकल मोशंस हैं इनका बदलाव होना। जानवरों को इसका बारे में अनुभव ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए अगर हम जानवरों की बात करते हैं तो इस धरती पर गदहा की बात करें तो गदहा भी मनुष्य से पहले आया। तो मनुष्य से पहले वो इस धरती को जान रहा है, इसके वायुमंडल को जान रहा है, इसके क्लाइमेट को जान रहा है। विद्वान होने हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, पर उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो टेक्नोलॉजी का भी बाप का बाप है। अब आइए बात करते हैं जानवरों पे। तो सांप के बारे में पहले बात करें, क्योंकि वीएस नायपॉल जो है उनको वो मिला था बुकर प्राइज़, और उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि हम भारतीय जो है वो सांप और सपेरों का देश है। तो सांप की ही बात कर लेते हैं। तो सांप जो है उस जब भूकंप आने वाला होता है तो अपना वो फन निकालकर सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है पूरा। ये एक सिंबल है, सिम्टम है प्रॉब्लम। दूसरा जो बिल्ली है वो ऐसे गोल गोल घूमेगी, गोल गोल अपने में ही मैड एंड हैटर डिजीज़ की तरह घूमेगी। डॉग्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, डॉग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये अलग तरह की आवाज़, रोने की आवाज़ निकालेंगे, अलग भौंकने लगेंगे। तो ये बर्ड्स जो है वो आसमान में नहीं दिखती हैं। फिशेस, मछलियाँ उस इलाके से माइग्रेट कर जाती हैं। कई बार तो कहा गया है कि मुर्गी अंडा देने से भी नहीं देती है उस दौरान जब भूकंप आ रहा होता है। बर्ड्स हैचिंग नहीं करते हैं भूकंप के दौरान। और जो है आपका एलिफेंट्स जो है, अभी चूंकि मैंने अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी और वेरी लो फ्रिक्वेंसी में एलिफेंट का जिक्र किया है, तो हमारे गजानन जो है वो लोग क्या करते हैं, बीचों बीच में छोटे बच्चे, एक घेरा बनाएंगे वो लोग, बीचों बीच में छोटे बच्चे और चारों ओर हाथियों का झुंड खड़ा हो जाएगा आके, सूंड सबका ऊपर रहेगा। ये सिंबल है अर्थक्वेक आने का, उनको आभास होता है। अब इससे बचाव कैसे करें? तो बचाव में यही है कि ज़्यादातर पेंटागोनल निर्माण करना और स्टेनलेस स्टील सरिया का निर्माण करना जो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे रॉड हम लोग सरिया लोहे का इस्तेमाल करते हैं, और स्काई स्कैपर्स में जो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद से जो है ग्लास और विंडोज़ में ज़्यादा ग्लास का प्रयोग न करना, ये भी उसको कमज़ोर बनाती हैं। ज़्यादा ग्लास का रहेगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है। और जब भूकंप आए तो वहाँ से दूर हट जाए। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हैं। और स्टील और रॉड का वही जो मैं बताया इस्तेमाल करना। स्ट्रक्चरल चेंजिंग में आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल, बहुत कम लोग जानते हैं। जो गोल्डन गेट है ब्रिज, जानते ही होंगे, इंग्लैंड में है। उसकी एक खासियत है, उसमें एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है। जब भूकंप साउथ से आएगा तो उसमें एक पेंडुलम लगा है, वो विपरीत दिशा में चला जाएगा, तो जिससे वो पुल हिल के रुक जाएगा। नॉर्थ से आएगा तो वो पेंडुलम दूसरे दिशा में चला जाएगा, तो जिससे वो बैलेंस हो जाएगा। अब ये शेकिंग को, अब ये नहीं कि नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है उसके बगल में, नीचे की बात कर रहे हैं, तो नीचे की शेकिंग को वो पेंडुलम मेंटेन करता है विपरीत डायरेक्शन में जाके। तो इससे जो है गोल्डन ब्रिज पे अभी तक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जल्दी भूकंप का। ऐसी टेक्नोलॉजी जापान और चाइना में भी इस्तेमाल होती है। हालांकि बेसिकली ये जापान की देन है, ये जो आपका बेल टेक्नोलॉजी है। मैनेजमेंट ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में मैं बताऊं सिंपली कि डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज द कोलेट्रल डैमेज। जितना हम प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे किसी भी डिजास्टर के लिए, ये मेरा अपना थ्योरम है, किसी भी डिजास्टर में हम जितना भी मिनिमाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी को, उतना ही ज़्यादा हमारे पास कोलेट्रल डैमेजेस होने के चांसेस घटेंगे। अब ये चूँकि नेचुरल डिजास्टर है तो हमको मिनिमाइज करना होगा, मने मॉनिटर करना होगा, EIA जैसी प्रोसीजर को बहुत इम्प्लीमेंटली लागू करना होगा। कागज़ पे EIA नहीं करना चाहिए, वो डेंजरस होता है। अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन, ऑकरेंस, बाकी आप इसमें देख ही रहे हैं। डिज़ास्टर प्रिपरेशन एक्सरसाइजेज,
हमको अपने घर में शेल्टर्स बनाने चाहिए जहाँ आप छुप सकें। चौकी मजबूत होनी चाहिए ताकि उसके नीचे भाग जाए अर्थक्वेक आने के समय में। खुले एरिया में न जाए, जो अर्थक्वेक आ रहा है तो खुले एरिया में जब भाग रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऊपर बिजली की तार वार तो नहीं, खंबा उम्बा, कभी भी पिलर के पास न खड़े हों, पता चले पिलर ही ऊपर गिर गया। तो ये सारी एक्सरसाइज है जिसको हम लोगों को सोसाइटी लेवल पे भी टाइम टू टाइम करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्योंकि आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। और मेरा जो ये कंक्लूज़न है उसमें यही है कि जो है हमको ह्यूमन को अपना जो भी प्रोसीजर करना है वो ऐसा करना है कि हम नेचर को बिना डिस्टर्ब किए साइड बाय साइड अपना डेवलपमेंटल भी करते रहें, क्योंकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है पर एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। कभी भी ऐसा न लगे कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बोला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू, दैट्स ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तिवारी, साइनिंग ऑफ।